Hello everyone, welcome back to the Quiet Minds. In continuation to our series that is of techniques, आज एक नई टेक्निक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज का जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक्स होगा, जिसमें हम लोग एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे, एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपकमिंग क्लासेस में इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे पॉलीएक्रिलामाइड है, उसमें नेटिव एंड नॉन नेटिव होता है, आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग है, पल्सेटेड है, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक्स पे रहेगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करना हो तो मैं कह सकती हूँ इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ सैंपल थ्रू अ पोर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ? सैंपल जो होगा यहाँ पे वो होगा चार्ज स्पीशीज। ठीक है, मतलब इसके ऊपर या तो कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोर की, तो पोर जो होगा वो होगा आपका जेल। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम एग्रोस जेल की बात करेंगे तो हमारा जो जेल होगा वो होगा एग्रोस। ठीक है, तो सैंपल का जो मोमेंट है, सैंपल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो पास होगा थ्रू अ पोर दैट इज ऑफ अ जेल इन प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका सैंपल का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार्ज मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, चार्ज मॉलिक्यूल वो मूव करता है टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप देखा हो तो सेटअप के अंदर जो इलेक्ट्रोड होती हैं वो दो होती हैं। वन इज बीइंग नेम्ड एज एनोड एंड अनदर वन इज नेम्ड एज कैथोड। ठीक है, कैथोड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, इसके सेटअप में आपने देखा होगा ब्लैक कलर की एक रॉड रहती है, उससे ब्लैक कलर की एक वायर अटैच रहता है। एनोड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। ठीक है, एनोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि अगर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा? किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को, जिसको आप एनाइन बोलते हैं। So negative charge species, which is also called anion, will get attract towards the positive electrode, which is being named as anode. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड की तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? केटाइन। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं हम? ए मीन्स एनाइन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनोड, और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये अट्रैक्ट की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसको हम कह रहे हैं एनोड। सिमिलर गोज विद द नेगेटिव चार्ज सी। सो कैटाइन व्हिच इज कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कैथोड। जनरली जो सेटअप हम लोग देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैथोड के जो कलर होता है वो ब्लैक रहता है और एनोड का रेड रहता है। नेक्स्ट, यहाँ जो हम सेपरेशन करते हैं वो हम चार्ज टू साइज रेशियो के बेस पे करते हैं। इसी टर्मिनोलॉजी को आप क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट यूल रिक्वायर्ड whenever you starting a technique called electrophoresis। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सैंपल जो हम ले रहे हैं वो चार्ज स्पीशीज है। इलेक्ट्रोड के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, किस तरीके के अनायन एनोड पे आते हैं, कौन से अनायन कैथोड पे जाते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सेपरेशन का बेसिस है वो क्या है? चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है, so here you can see a diagram where we have been showing the power supply। जहाँ से ये रेड कलर आपको दिख रहा है वायर का, ये इलेक्ट्रोड है, दैट इज द एनोड। और ब्लैक कलर क्योंकि बैकग्राउंड में नहीं दिखता है इसलिए ब्लू कलर से इन्होंने शो किया है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कैथोड। ठीक है, ये हमारा एग्रोस का जेल है। एग्रोस का जेल हम कैसे बनाते हैं ये भी कंसेक्यूटिव स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा।
अभी के लिए आप मानिए कि यहाँ पे एग्रोज का जेल है और यहाँ पे हम कॉम की हेल्प से वेल्स को क्रिएट करते हैं और इसी में ही हम हमारे सैंपल्स को क्या करते हैं, लोड करते हैं यहाँ की साइड में। ठीक है, उसके बाद चार्ज, क्योंकि हमारे सैंपल के ऊपर भी चार्ज है और इधर इलेक्ट्रोड्स पे भी चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नेगेटिव चार्ज सैंपल है तो उसे हम लोड करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड और उसका जो मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स द एनोड होगा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बैंड अपने आप यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होगा और क्योंकि सैंपल के अंदर डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे तो सेपरेशन साइज के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सेटअप। और जब ये हमारा सैंपल रन कर जाता है तो हमें जेल के ऊपर बैंड्स दिखते हैं, फिर हम उसको जेल डॉक में, जिसको आप डीएनए इलेक्ट्रोग्राम भी बोलते हैं, यहाँ पे इन बैंड्स को हम लोग को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेजर रोल है वो आपका, जब आप डीएनए आइसोलेट करते हो उसके बाद चेक करने के लिए कि आपने प्रॉपर डीएनए आइसोलेट किया है कि नहीं, तो पीसीआर से जो आप एम्पलीफाई करते हो उसे आप चेक करते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस में। दूसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका काफ़ी रोल रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पे एनाइन जो है इसकी तरफ मूव कर रहा है एंड दिस इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटिंग द कैथोड, जिसकी तरफ आपका पॉजिटिव एनाइन गेट आयन, दैट इज द कैटायन। ठीक है, ये हो गया आपका एनाइन। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच इज शोइंग कि किस तरीके से आपका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स आपको एक विजुअलाइजेशन देते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट एक्चुअली देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने बोला जो सेपरेशन है वो चार्ज और साइज के रेशियो के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए कि ये एक जेल है और इस जेल के अंदर यहाँ पे हमने वेल्स बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ की साइड इसका नेगेटिव एंड है, दैट इज द कैथोड, और इधर की साइड पॉजिटिव एंड है, दैट इज द एनोड। ठीक है, और हमारा जो चार्ज स्पीशीज है, जो चार्ज स्पीशीज बोल दीजिए या सैंपल बोल दीजिए, जो आप सेपरेट करना चाहते हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसे हम लोड कहाँ करेंगे, हम उसे लोड करेंगे यहाँ कैथोड की साइड। ठीक है, तो ये सैंपल हमने लोड कर दिया। ठीक है, अब इसका जो मूवमेंट है, अगर हम चार्ज के बेसिस पे देखें तो चार्ज के बेसिस पे अगर हम मूवमेंट देखें तो किधर की किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, इस तरीके से। और क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ सैंपल है तो इसमें छोटे बैंड्स भी होंगे, मीडियम साइज बैंड्स भी होंगे और लार्ज साइज बैंड्स भी होंगे। ठीक है, तो एग्रोज जो होता है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करूंगी कि एग्रोज कैसे बनता है। तो एग्रोज इज अ पोरस मटेरियल, इसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन हम सेपरेशन करते हैं। अब अगर आप साइज के बेसिस पे देखोगे तो जो सबसे बड़ा बैंड होगा वो यहाँ रह जाएगा, फिर मीडियम वाला रहेगा और लास्ट वाला फिर सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, तो चार्ज के बेसिस पे भी यहाँ सेपरेशन आपको देखने को मिलता है और साइज के बेसिस पे भी सेपरेशन देखने को मिलता है। अगर मैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात करूं, दैट मीन्स द माइग्रेशन ऑफ आवर सैंपल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टुवर्ड्स मास। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम स्पीड से ये इस जेल में मूव करेगा और जितना कम मास होगा उतना फास्ट तरीके से मूव करेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट यूल सी व्हेन यू रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सो गिव मी अ मोमेंट। ये एक इमेज है जिसमें हम किस तरीके से पाइपिटिंग करते हैं वो दिखाया गया है। आपका पाइपिटिंग होल जो है वो बहुत करेक्ट होना चाहिए है जब आप आपके सैंपल को लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पाइपेट को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और उसको वेल में पूरा कंप्लीटली डिप नहीं करते हैं, सिर्फ 80% पाइपेट डिप होगा और फिर आप सैंपल को अनलोड कर देंगे बाय प्रेसिंग द टिप। ओके, सेकेंड इमेज जो हमारी है यहाँ पे, वो आप देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेल है, positive end is representing, the red one is representing the anode and the negative charge which is in black color is representing the cathode। यही वो वेल है जहाँ पे आपने अपने सैंपल को लोड किया था। ठीक है, बायोमोलिक्यूल है, डिफरेंट साइजेस के होंगे, जैसे येलो वाला इज द लार्ज, ग्रीन वाला आपका मीडियम साइज का है और रेड वाला सबसे छोटा है। और क्योंकि ये पोर साइज है तो इस तरीके का जाला टाइप का आपको देखने को मिलता है। एग्रोज जो है वो एक तरीके का
पॉलीमर है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड ही होता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो साइज के बेसिस से आप देख रहे हैं कि लार्ज वाला जो है वो अभी भी टुवर्ड्स नेगेटिव एंड है, मतलब इसका मूवमेंट जो है वो कैसा है, स्लो है। और रेड वाला जो आप देख रहे हो वो स्मॉल है और उसका मूवमेंट कैसा है, फास्ट है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल वर्क्स इफ वी टॉक अबाउट द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ठीक है, तो जब आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हो तो बेसिस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो हम बेसिस ले रहे हैं दैट इज द सपोर्ट मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सपोर्ट मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे जब आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो एग्रोस जो होता है वो सपोर्ट मैट्रिक्स होता है। जब आप पॉलीएक्रिलामाइड को यूज करोगे तो पॉलीएक्रिलामाइड जो जेल बनती है वो वहां पे सपोर्ट मैट्रिक्स होता है। तो कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सपोर्ट मैट्रिक्स के बिना नहीं किए जा सकते, पर कुछ किए जा सकते। तो अगर हम प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दी सपोर्ट मैट्रिक्स एंड दी एब्सेंस ऑफ सपोर्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब आप सपोर्ट मैट्रिक्स को यूज करोगे तो इसके अंदर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है, जिसमें हम एग्रोस जेल की बात करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें ये आपका नेटिव हो सकता है, नॉन नेटिव हो सकता है। नॉन नेटिव में भी रिड्यूसिंग भी हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। ये पूरा हम एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक सेल्यूलोज एसीटेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये सपोर्ट मैट्रिक्स के साथ ही काम करते हैं। वेरिस कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट मैट्रिक्स नहीं चाहिए। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो स्पेशलाइज वर्जन्स हैं जैसे कि आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें हमें किसी भी तरीके का सपोर्ट मैट्रिक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा आप इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक हो गया कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा हम बात करते हैं अबाउट द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, पल्सेटेड इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सपोर्ट मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती। इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आपको सिर्फ डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि कब कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें सपोर्ट मैट्रिक्स की ज़रूरत है और कब नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं कि टेल मी द एग्जाम्पल विच आर बीइंग कैन बी ऑपरेटेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन सपोर्ट मैट्रिक्स। तो आपको ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बैक टू द, तो यहाँ जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करोगे, ठीक है, तो उसका जो सेपरेशन है, सेपरेशन किसका, जो हमारा चार्ज स्पीशीज है, जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, उसमें हमने बात की कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, जो हमारा माइग्रेशन है, वो इनवर्स रिलेशन में है किसके, मास के। ठीक है, और यहाँ पे जो आप एग्रोज यूज करते हो इन जनरल, जो कि आपका जेल मैट्रिक्स है, सपोर्ट मैट्रिक्स है, वो एक्ट करता है एज मॉलिक्यूलर सीव। ठीक है, इसके अलावा जो जेल हम यूज करते हैं वो एग्रोज भी हो सकती है और पॉलीएक्रिलामाइड भी हो सकती है। ठीक है, अब रीजन क्या है कि आप एग्रोज को या पॉलीएक्रिलामाइड को यूज क्यों करते हैं, रीजन व्हाई वी यूज, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, क्या वो वजह है कि हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जब भी करना है, जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं तो उसमें एग्रोज या पॉलीएक्रिलामाइड को ही हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज दिस, इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रीजन कि ये इनर्ट होता है नेचर के अंदर। जब भी आप जेल बनाएंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि जब आप सैंपल को इस वेल के अंदर डालेंगे
तो वो इस जेल में प्रेजेंट मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि इनर्ट है नेचर के अंदर, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये सैंपल के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा, हमें डिफरेंट टाइप की पोर साइज चाहिए रहेगी डिपेंडिंग ऑन कि हमारे सैंपल का साइज क्या है। ठीक है। तो फॉर्म्स पोर्स ऑफ वेरिंग साइजेस, यही वजह है कि हम एग्रोस को या पॉलीरेक्लामाइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हमारे सैंपल के साथ, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा कि हमारे जो सैंपल को जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द एग्रोस हम पोर की साइज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें एकदम याद रखना है जब भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर किसी बायोमोलिक्यूल को जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं उसका साइज अगर ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि अगर उसका साइज ज़्यादा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोशिश करेगा कि ये कम से कम ट्रैवल करे। ठीक है। फ्रिक्शन ज़्यादा का मतलब हो गया कि इसका रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी मूव करने में। ठीक है। रिटार्डेशन ज़्यादा का मतलब हो गया माइग्रेशन रेट ज़्यादा है, सॉरी, माइग्रेशन रेट वुड बी लेस। और माइग्रेशन रेट अगर कम है दैट मीन्स उसका जो माइग्रेशन डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक रूम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और हमने एक अच्छे खासे साइज के इंसान को उसके अंदर डाल दिया, तो बहुत सारे लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस एक इंसान जिसका साइज उधर मैच नहीं हो रहा है तो उसको फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो उस स्पीड से नहीं चल पाएगा जिस स्पीड से उसे चलना चाहिए। तो रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और क्योंकि धक्का मुक्की हो रही है पूरे टाइम पे तो उसका जो माइग्रेशन रेट है, जो मूव करने का रेट है वो भी कम रहेगा। और अगर रेट कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि अगर साइज कम हुई तो फ्रिक्शन कम होगा। वही रूम है, वही लोग हैं, पर एक पतला सा आदमी अगर आप डाल देंगे तो उसको फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा, उसको रिटार्डेशन भी कम फील होगा। और कम फील होगा तो माइग्रेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो माइग्रेशन डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब हम एग्रोज के ऊपर बात कर लेते हैं कि एग्रोज एक्चुअली क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ोगे और एग्रोज को ही नहीं समझा तो फिर क्या मतलब है। ठीक है। तो एग्रोज जो होता है वो सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज बीइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वीड विच इज अ रेड एल्गी। ठीक है, रोडोफाइटा के अंदर ये आता है। और एग्रोज जो होता है उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। इट इज comprises of repeating units of एग्रोबायोस। ठीक है। अब एग्रोबायोस जो है वो एक डाइसेक्राइड है। ठीक है। डाइसेक्राइड तो नहीं कहोगे, ओलिगोसेक्राइड आप इसे कह सकते हो। इसके अंदर हैव अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ लैक्टोस एंड 3,4 एन हाइड्रो लैक्टोस। ठीक है। तो अल्टरनेट यूनिट्स होती हैं गिलैक्टोस और 3,4 एन हाइड्रो लैक्टोस की। ठीक है। इन दोनों यूनिट्स के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है β 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जनरली जो एग्रोज का परसेंटेज हम यूज करते हैं वो 1 to 3% यूज करते हैं। ठीक है। और मोर कॉमनली जो एग्रोज हम यूज करते हैं वो डीएनए के सेपरेशन के लिए आप यूज करते हो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अब हम एक इमेज देख लेते हैं जहां से क्लैरिटी मिलेगी कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे परफॉर्म करते हैं और एग्रोस जेल कैसे हम कास्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिक ट्रे के अंदर। ठीक है। तो ये कास्टिंग ट्रे होती है जो जनरली आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हो। ठीक है। यहाँ पे आप टेप का हेल्प करके या कुछ क्लिप्स होते हैं उसको आप दोनों साइड पे टक करते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
ठीक है। उसके बाद आप अपना जेल को लाते हो। तो जेल को लाने का जो बेसिक तरीका है वो होता है कि आप सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे सपोज करो कि आपको बोला है 1% आपको एग्रोस जेल बनाना है और लेट्स से 100 ml। ठीक है। तो आप 1 ग्राम जो होगा, तो आपको बोला गया है कि आपको एग्रोस जेल बनाना है दैट इज ऑफ 1%, और इसको 100 ml के हिसाब से बनाना है। तो आप 1 ग्राम एग्रोस को वे करते हो और उसे डिस्टिल वाटर में, डबल डिस्टिल वाटर के अंदर अच्छे से डाल देते हो। उसके बाद आप इसको माइक्रोवेव के अंदर डाल देते हो। ठीक है। तब तक डाले रखते हो जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। ठीक है। आपका जो जेल है वो पूरी तरीके से जैसे ही आपका वाइट हो जाएगा तो दैट मीन्स इट इज बीइंग कंप्लीटेड। ठीक है। और आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था। जो आप 1% एग्रोस बनाओगे उसे आप बफर के अंदर वो करते हो डिजोल्व। ठीक है। दैट इज दी टी बफर या टी बफर होता है, उसमें आप डिजोल्व करते हो। जैसे 1 ग्राम है तो उसको उस हिसाब से आप मैनेज करोगे। माइक्रोवेव में डालने के बाद जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक आप उसे हीट अप करते हो। हीट करने के बाद आप उसे, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उस पे लेके आते हो। मतलब वो टचेबल होना चाहिए। आप जब उसको हाथ पे रखोगे तो वो टचेबल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे 50 to 55 टेम्परेचर पे वो रहता है, उसके बाद आप उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हो, दैट इज बीइंग टचेबल। उसके बाद आप ये जो हमने कास्टिंग ट्रे लगाई है इसके ऊपर आप उस जेल को पोर अप कर देते हो। ठीक है। पोर करने के बाद आप कॉम को प्लेस करते हो। ठीक है। कॉम को जब हम प्लेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हमारी कास्टिंग ट्रे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ टाइम के लिए रख के चले जाते हैं। ठीक है। आप 10 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेटली जब चेक करोगे तो ये पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद आप कॉम को हटा देते हो। कॉम को हटाने के बाद आप अपने माइक्रोपिपेट की हेल्प से वेल के अंदर सैंपल लोड करते हो। ठीक है। माइक्रोपिपेट अलग अलग तरीके की आती हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सैंपल को लोड करते हो। ठीक है। लोड करने के बाद फिर हम रन करते हैं। अब सैंपल को ना डायरेक्टली लोड नहीं करते, इसमें हमें लोडिंग डाई मिलानी पड़ती है, ट्रैकिंग डाई मिलानी पड़ती है। ठीक है। पूरा एक मिक्सचर आपको दिया जाता है, मास्टर मिक्स, उसको मिलाने के बाद विल गेट। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिएजेंट्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करेंगे, ठीक है, तो रिएजेंट्स हमें क्या क्या चाहिए वो हम समझ लेते हैं। रिएजेंट्स रिक्वायर्ड, कोशिश करिए कि लिखने की कोशिश करिए। ठीक है। लिखेंगे तो समझ में बेहतर आता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हमें एग्रोस चाहिए। ठीक है। एग्रोस हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इसी से जेल बनेगा। जेल बनने के बाद आप इसी के थ्रू क्या करेंगे, डीएनए का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सेकंड जो है वो है ईटीबीआर। ठीक है। ईटीबीआर स्टैंड्स फॉर इथिडियम ब्रोमाइड। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन माय पेन टुडे। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो आप बनाएंगे। इथिडियम ब्रोमाइड जो है, इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो आपका स्टेन करेगा एग्रोस जेल को टू विजुअलाइज द डीएनए। ठीक है। जब आप म्यूटेशन पढ़ते हो तो आपको कुछ एजेंट्स पढ़ाए जाते हैं, है ना? तो ईटीबीआर इज कार्सिनोजेनिक, इट कॉज म्यूटेशन, इट्स अ कार्सिनोजन। और ये क्या करता है कि जो आपके डीएनए का माइनर ग्रूव होता है वहां जाके इंटरकेलेट कर देता है। ठीक है। तो इट इंटरकेलेट्स द माइनर ग्रूव ऑफ डीएनए। ठीक है। इस तरीके का डीएनए होता है। जहाँ पे ग्रूव बड़ा बनता है उसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव, और जहाँ छोटा सा आपको देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव के बीच में जाके यहाँ कहीं ये इंटरकेलेट कर देता है, जिसके थ्रू ये विजुलाइज हो पाता है। ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी हम ईटीबीआर की डालते हैं क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है। एज वेल एज इस लैब में आपको प्रॉपर ग्लव्स के थ्रू इसको यूज करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमें चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है लोडिंग डाई। ठीक है। लोडिंग डाई की अगर हम बात करें तो ये इनर्ट होता है। ठीक है। इट इम्पार्ट्स कलर टू योर सैंपल, क्योंकि जो डीएनए है वो कलरलेस है, तो हमें दिखेगा कैसे कि वो जेल पे रन हो रहा है। ठीक है। तो हम लोडिंग डाई को डालते हैं तो एटलीस्ट हमें पता रहे कि हमारा सैंपल का कुछ कलर है। ठीक है। अब लोडिंग डाई के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल हो सकता है। ठीक है। ग्लिसरॉल जो होता है वो आपके सैंपल की डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। सो इट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सैंपल। ठीक है।
डेंसिटी को अगर बढ़ा देगा तो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है सैंपल को टू सिंक इनटू वेल। ठीक है, वेल से वो बाहर की तरफ स्पिल आउट ना हो, वेल के अंदर ही रहे, प्रॉपर जेल में रन हो, इसको इंश्योर करने का काम किसका है, ग्लिसरॉल का। इसके अलावा ट्रैकिंग डाई भी होती है। ठीक है, ट्रैकिंग डाई जो होती है वो जनरल तौर पे जब आप डीएनए का अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ब्रोमोफेनॉल भी यूज होता है, ब्रोमोफेनॉल ब्लू। ठीक है, इसके अलावा जाइलीन साइनॉल को भी आप यूज कर सकते हो, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन को यूज कर सकते हो। ठीक है, बट मेजरली जो लैब में यूज होता है दैट इज दी ब्रोमोफेनॉल ब्लू, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम चिलेटिंग एजेंट भी डालते हैं। ठीक है, ताकि डीएनए अपनी एक्टिविटी ना करे, डीएनए डिग्रेड ना हो, तो चिलेटिंग एजेंट्स लाइक ईडीटीए एंड सिट्रेट। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब मैं डीएनए आइसोलेशन को आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, तो एक क्विक ओवरव्यू देते हैं कि इमेजेस हमारी कैसी दिखती हैं जब आप जेल को रन कर लेते हो। ठीक है, जब आपने जेल को रन किया, उसके बाद आप जब जेल डॉक में उसको देखने के लिए जाते हो तो कैसा दिखता है, तो इस तरीके की कुछ इमेज आपको दिखेगी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पूरा कवरिंग करके जाना होता है, क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं अगेन वो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पूरा एक अपैरेटस दिया जाता है और आपको प्रॉपर कवरिंग करके जाना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना फर्स्ट रो में, इसे आप कहते हो डीएनए का लेडर। ठीक है, इसमें जो डीएनए का सीक्वेंस है सैंपल का वो हमारा नोन होता है। ठीक है, ये एक सर्टेन केबी का होगा, इस सर्टेन केबी का होगा, ये सर्टेन केबी का होगा। इसको एज ए रेफरेंस आप लेते हो और फिर जो आपके सैंपल का इमेजेस है, उस ये जो बैंड्स है उसको आप मैच करते हो कि ये अगर मैच हो रहा है तो क्या माई सैंपल इज राइट और नॉट। इफ दिस इज बीइंग मैच, देन जो भी आपका इंसर्ट का रिस्पेक्टिव साइज रहेगा वो आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय चेकिंग टू द रेफरेंस। ठीक है, तो लेडर जो होता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो एकदम नोन रहता है और आप इस रेफरेंस के थ्रू अपना जो इमेज है उसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मेरे लैब का इमेज है जो हमने खुद रन किया था, तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारा जो है वो लेडर है। ठीक है, इसमें हमने प्लाज्मिड और वेक्टर दोनों को रन किया था, तो ये जो है वो प्लाज्मिड को मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरे बैंड्स भी देख रहे हो, तो ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे प्लाज्मिड की फॉर्म्स हो सकती है। ठीक है, आइसोफॉर्म्स ऑफ द प्लाज्मिड एंड दिस इज द वेक्टर। ठीक है, और एंड में ये जो आप अलग से ये बैंड्स देख रहे हो, ये कुछ नहीं है पर ये प्राइमर के डाइमर्स हैं। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे इमेजेस दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये क्या बताता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक विजुअलाइजेशन दैट यू शुड नो व्हेन यू आर रीडिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सारे रिएजेंट्स आपने देख लिए, आपने देख लिया कि भाई हमें लेडर चाहिए, हमें एग्रोस चाहिए, हमें ईटीबीआर चाहिए, हमें लोडिंग डाई चाहिए। लोडिंग डाई में भी जो मैंने आपको ट्रैकिंग डाई बताई है वो आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट दी बफर्स। ठीक है, जो बफर्स आपको चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते वक्त, तो बफर दो तरीके के हो सकते हैं। बफर आपका रनिंग बफर भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है डीनेचरिंग बफर। ठीक है, रनिंग बफर वो बफर है जो उसमें आपका जेल सबमर्ज रहेगा, जिसमें आपकी सैंपल रन करेंगे। ठीक है, अलोंग द जेल। और डीनेचरिंग बफर क्या होता है, डीनेचरिंग बफर हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना होता है। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आरएनए को जब हमें सेपरेट करना है, वो भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तब हम डीनेचरिंग बफर यूज करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज रनिंग बफर। ठीक है, तो रनिंग बफर में जो हमारे पास है दैट इज द ट्रिस एचसीएल। ठीक है, ट्रिस एचसीएल में भी आपका एक होता है टी ए ई एंड अनदर वन इज टी बी ई। ठीक है, टी ए ई स्टैंड्स फॉर ट्रिस
acetate EDTA buffer, and TBA stands for tris borate EDTA. ठीक है, ये फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पीआई है, आपके जो टीचर्स हैं लैब में, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टीएई जो है उसका जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो बहुत लो होता है, लो आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ कम है तो उसकी बफरिंग कैपेसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, लो बफरिंग। तो इसकी जो बफरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, लो है। बफरिंग कैपेसिटी लो है, आयनिक स्ट्रेंथ कम है, और ये सेपरेट करता है लार्ज फ्रेगमेंट्स को। जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उनको सेपरेट जब आपको करना है तो जनरली आप टीई बफर को यूज कर सकते हो। ठीक है, टीबी बफर जो है वो टीई का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे इसकी आयनिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है, इसकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है। ठीक है, इसके अलावा ये सेपरेट करता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स को, जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, दैट इज ऑफ लेस देन 1 KB मान लीजिए आप, तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी की जो मैंने आपसे बात की, वो मैंने बात करी दी डीनेचरिंग बफर्स। ठीक है, डीनेचरिंग बफर जब भी आपको सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स, स्पेशली आरएनए को जब आपको सेपरेट करना है तो आप यूज करते हो। तो ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड, जो डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होगा, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको डिसरप्ट कर देता है। सो डिसरप्ट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट होगा तो जो आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो रिड्यूस सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक हेयरपिन लूप। ठीक है, इसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ते हो आरएनए के। तो यहाँ पे जो डीनेचरिंग एजेंट्स आप यूज करोगे, वो कौन कौन से होंगे, दैट इज दी यूरिया एंड फॉर्मेमाइड। ठीक है, ये डीनेचरिंग एजेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, अब अगर एग्रोज के अंदर आपको डीनेचरिंग बफर डालना है तो आप डीएमएसओ डालते हैं। ठीक है, या फिर आप ग्लिसरॉल भी डाल सकते हो। और अगर आपको पेज जब आप कर रहे हो पॉलीरेक्लामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो उसमें आप टीबी डाल सकते हो या फिर यूरिया डाल सकते हैं। ठीक है, so this is the basic that should you should know when you are reading about the buffers. ठीक है, डीनेचरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रनिंग बफर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कब आप टीए बफर यूज करेंगे और कब टीबीए बफर यूज करेंगे। क्योंकि जनरली लोगों को पता होता है टीए एंड टीबीए यूज होता है, बट कब किस कंडीशन में कौन सा बफर आपको यूज करना है, इसके लिए आप ये यूज करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में जब पूरा जेल रन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, बैंड का विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जब आप बैंड का विजुअलाइजेशन करोगे तो इसमें दो तरीके की डाइज आप यूज कर सकते हो। वन इज दी फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई को बहुत केयर के साथ आपको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इसके अंदर जैसे आप ईटीबीआर को यूज कर सकते हो, अगेन कार्सिनोजेनिक है तो हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा साइबर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, साइबर ग्रीन, ये कम कार्सिनोजेनिक होता है, बट मेजरली जो लैब्स हैं उसमें ईटीबीआर आप देखेंगे कि यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा साइबर गोल्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो डाइज है वो कैसी डाइज हैं, जो यूवी पे डिपेंडेंट है, एंड दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, हाई सेंसिटिव डाइज। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है अल्टरनेटिव स्टेन्स। ठीक है, अल्टरनेटिव स्टेन्स को आप नॉन फ्लोरोसेंट स्टेन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपका क्रिस्टल वायलेट आ सकता है। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू आ सकता है। ठीक है, ये जो डाइज होती हैं ये कैसी होती हैं, यूवी इंडिपेंडेंट, और इनकी सेंसिटिविटी क्या रहेगी, लो। ठीक है, बट इन डाइस के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो रेजोल्यूशन जो है, हमें बैंड्स का जो रेजोल्यूशन चाहिए वो अच्छा नहीं आता। दैट इज वाई जब भी रेजोल्यूशन आपको अच्छा चाहिए तो आपको फ्लोरोसेंट डाई को ही यूज करना चाहिए। ठीक है, बस
प्रॉपर हैंडलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है दैट इज कि जो स्टैंडर्ड ईटीबीआर है उसका कितना कंसंट्रेशन आप यूज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड ईटीबीआर का जो कंसंट्रेशन है वो आप 0.5 से 1 माइक्रोग्राम पर एमएल के हिसाब से यूज करते हो। ठीक है। एंड इट वेरीज फ्रॉम लैब टू लैब। अच्छे, ठीक है, जो लैब टू लैब है उसमें वेरी करता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इवन अगर आप स्टेनिंग अप्रोच के बारे में बात करोगे तो कई बार कुछ लैब्स में जो मोस्टली यूज होता है वो इंजेल स्टेनिंग यूज होता है, कि आपने सैंपल के साथ ही डाई को डाल दिया और रनिंग बफर में वो मूव कर गया। कहीं कहीं लैब्स में हम लोग पोस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कर दिया जाता है, स्पेशली जब प्रोटीन्स को हम रन करते हैं, तो उसमें पोस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेनिंग की जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आप जेल को जो है वो डाई के अंदर इमर्ज करते हैं। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप रन करोगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो वो क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखती हूँ और पूछती हूँ कि आप बता पाते हैं या नहीं। दैट इज दिस। इस तरीके का हमारे सामने एक इमेज दे दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि देर इज अ सैंपल containing different bands और containing different sizes of the DNA। ठीक है। इसके अंदर आपका सुपर कॉइल डीएनए भी प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास रिलैक्स्ड डीएनए भी प्रेजेंट है, इवन लीनियर डीएनए भी प्रेजेंट है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, जो लीनियर में आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे निक्ड डीएनए भी प्रेजेंट है, रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है। तो सुपर कोल्ड का मतलब तो हो गया ऐसा वैसा ऐसा करके, इसको डबल स्टैंडर्ड आप समझ लीजिए। रिलैक्स का मतलब हो गया इस तरीके से था और इस तरीके से आपका डीएनए प्रेजेंट है। लीनियर को अगर हम कंसिडर करें तो इस तरीके से है और ऐसा प्रेजेंट है। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ इस तरीके से, जिसको प्लाज्मिड भी बोल रहे हैं, उस तरीके से दिखा रहा है। और निक्ड का मतलब हो गया कि इस तरीके से है और यहाँ से बीच में कहीं से ये आपका कट गया है। ठीक है। पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंड किस डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। विच बैंड रिप्रेजेंट विच डीएनए। ठीक है। और ये जो इमेज है वो एक रिसर्च पेपर से उठाई गई है, तो हमें बताना है कि कौन सा बैंड किस डीएनए को बताता है। ठीक है? तो इसमें जो लीनियर डीएनए है, वेल को ना आप एक जाली की तरह समझो। ठीक है। उसमें से आप देखोगे कि जो आपका लीनियर डीएनए है वो सबसे इजी तौर पे निकल जाएगा। ठीक है। तो जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो तो हमारा सबसे पहले बाहर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा बाहर आएगा? सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका साइज कंपैरेटिवली सही छोटा रहेगा और ज्यादा वेट नहीं होगा। ठीक है। तो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसके बाद आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सुपर कॉइल्ड, क्योंकि सुपर कॉइल्ड जो होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट डीएनए स्ट्रक्चर होता है, तो सुपर कॉइल्ड उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो रिलैक्स सर्कुलर डीएनए है वो बाहर आ जाएगा। रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है। और सबसे ऊपर या सबसे कम मूवमेंट जो आपका शो करेगा वो शो करेगा निक्ड डीएनए, जो थोड़ा सा कट गया है तो वो क्या करेगा, वेल में अटक जाएगा, उसका मूवमेंट कंपैरेटिवली क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंड जो है वो किस टाइप के डीएनए को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज दिस। सो ये एक और डायग्राम है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये एक जेल है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बैंड जो है वो जीनोमिक डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा प्लाज्मिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कौन सा जो है वो आपका
आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में जब आप कंपेयर करोगे तो आरएनए जो होता है वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आरएनए जल्दी मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे जो आपको जेल में देखने को मिले वो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज दी आरएनए। ठीक है, इसके बाद अब हमें बताना है कि जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए में, तो हमें पता है जीनोमिक डीएनए का जो साइज है वो लार्ज है और जो प्लाज्मिक डीएनए है उसका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो जेल से पहले कौन मूव करेगा, फास्ट कौन मूव करेगा, दैट इज दी प्लाज्मिड। और ऊपर के साइड कौन सा होगा, जीनोमिक डीएनए, जो कि सबसे ज्यादा हैवी है और उसे मूव करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, so this is all about the basics that you should know before going to the specialized version of the electrophoresis. I hope you enjoy the lecture. Thank you for listening, and if you have liked the lecture, please subscribe our channel and share with your friends. Thank you.